गुड मॉर्निंग क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 व्याकरण का पाठ 1 भाषा बोली लिपि व्याकरण तथा हिंदी भाषा। ठीक है, ये आपके व्याकरण का पाठ 1 है। और बच्चों, ये आपकी रिवाइज वीडियो है क्योंकि यह पाठ जो है आपके यूनिट परीक्षा फर्स्ट में आने वाला है, तो इसलिए ये रिवीजन वीडियो आपको भेजा जा रहा है ताकि ये पाठ आप अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, जिससे कि आपके पेपर अच्छे से हों। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? ठीक है, सड़क, दुकान, बाजार, हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के भाव या विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ता है ना। जैसे से पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि मनुष्य जो है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना न तो वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है और न ही उनकी बात समझ सकता है ना। तो समाज में अगर मनुष्य जो है समाज में रहता है तो उसे दूसरों की बात समझनी पड़ती है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी तो समाज में मिलजुल के रह पाएगा, है ना। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि भाषा क्या है? भाषा मन के भाव या विचारों को प्रकट करने और समझने का साधन है। ठीक है, भाषा क्या हुई? मन के भाव और विचारों को प्रकट करने और समझने का साधन। जैसे यहाँ पे भी उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अध्यापिका जो है बच्चों को कक्षा में पढ़ा रही है तो भाषा के माध्यम से पढ़ा रही है। ठीक है ना, बच्चे अपनी बात अध्यापिका को कह रहे हैं तो भाषा के माध्यम से कह रहे हैं, है ना। ठीक है, यहाँ फ़ोन पे बात हो रही है, विचारों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो अपने मन के भाव विचारों का आदान प्रदान हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें कठिनाई होती है। ठीक है, समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाएगा। यह भाषा के एक रूप जरूर है, लेकिन तो भाषा नहीं कहलाया जाएगा। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। भास धातु से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? वाणी। ठीक है, तो भाषा शब्द का किससे बना है? भास धातु से, जिसका अर्थ क्या है? वाणी। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे तक अपने भावों को पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियाँ, आवाज़ निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझा सकता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार के से सार्थक ध्वनियाँ, ठीक है, सार्थक ध्वनियाँ उच्चारित करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। भाषा के निम्नलिखित लक्षण हैं। कैसा पता है? भाषा के लक्षण से पता लगे कि भाषा है। ठीक है, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था होती है। ठीक है, ये भाषा की पहचान है ना। ये सब चीज़ें भाषा में होती हैं। तो जैसे आपको पहले भी मैंने भाषा की परिभाषा बताई कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, अब देखें भाषा के रूप। मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा या कथित भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा या लिखित भाषा। ठीक है बेटा, तो मौखिक भाषा जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं। जब हम क्या करते हैं? बोलकर या सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो हो गई मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं तो वो भाषा का रूप क्या हो गया? लिखित रूप होता है। उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा।
ठीक है, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा आप समझ गए। मौखिक भाषा जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी पुस्तक में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि इस बार ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय की ओर से छात्रों को गोवा ले जाया जाएगा। ठीक है, यह बात सभी छात्रों ने सुनी, तो ये क्या हो गया, भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, मनीषा ने अपने घर आके अपने माता पिता को बताया, ये भी क्या हो गया, भाषा का मौखिक रूप। माता पिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गोवा जाने की अनुमति दी, ये भी क्या है, भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापिका तथा मनीषा ने अपनी बात जो है बोलकर दूसरों तक पहुँचाई, छात्रों तथा माता पिता ने उनकी बात सुनी। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्या हैं, मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, और लिखित भाषा के उदाहरण देखिए। ठीक है, अध्यापिका ने छात्रों को अपनी गोवा यात्रा का अनुभव ग्रीष्म अवकाश गृह कार्य में लिखने के लिए कहा। ठीक है, अगर अपने अनुभव लिखें। अध्यापिका ने पढ़कर उनका मूल्यांकन किया, ये सब क्या हुआ, मनीषा ने लिखकर अपने अनुभवों को व्यक्त किया और अध्यापिका ने पढ़कर, तो ये किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है, लिखित भाषा के। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा आप सभी अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा मातृभाषा कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। समझ रहे हैं। तो मातृभाषा क्या हुई, मातृभाषा की डेफिनेशन क्या हो गई, परिभाषा क्या हो गई मातृभाषा की, भाषा का वह रूप जिससे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर या अपनी माता से सीखता है उसको क्या बोलते हैं, मातृभाषा। ध्यान रहेगा मातृभाषा। ठीक है, बालक द्वारा सीखी जाने वाली सबसे पहली भाषा कौन सी होगी, मातृभाषा, जो अपने परिवार और अपनी माता से सीखता है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। ठीक, राष्ट्रभाषा क्या हुई, राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश में अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। किसी भी देश के अधिकांश निवासी जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चूंकि अभी तक जो है संविधान में इसे लिखित रूप में नहीं कहा गया, किंतु फिर भी हम इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं, किंतु संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में ही अभी मान्यता मिली है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे राजभाषा। राष्ट्रभाषा अलग होगी, राजभाषा अलग होगी। ठीक है, राजभाषा क्या होगी, राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। देश के कार्यालय में जो कामकाज के लिए प्रयोग में भाषा लाई जाती है उसे कहेंगे राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, समझ गए आप लोग, दोनों में अंतर है। राष्ट्र के द्वारा अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा और देश के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा। ठीक है, इसे एक न समझे, समझ रहे हो आप लोग। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब किया गया, 14 सितंबर 1949 को। ठीक, अब देखेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। ठीक है, भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व के लिए संपर्क भाषा क्या है, अंग्रेजी। समझ गए आप लोग। ठीक, अब देखिए भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत को कौन कौन सी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और वो 22 भाषाएं कौन कौन सी देख लेंगे, हिंदी,
असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। ये 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है। अब मानक भाषा। मानक भाषा क्या होगी बेटा? जब क्या होता है कि भाषा का विस्तृत रूप हो जाता है तो उसका जो है एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अब किसको सही माने, किसको नहीं माने, ये परेशानी जब खड़ी होती है तो फिर क्या किया गया, जैसे हिंदी के अनेक रूप आए तो अब किसको शुद्ध माने, किसको ना माने, तो इसके लिए क्या समाधान निकाला गया। इस कारण से भाषा के जिस रूप को जो है शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया गया उसे क्या कहा गया? मानक भाषा। वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। जैसे पहले दो के नीचे ध इस तरह से लिखा जाता है, अब ये जो है अमानक हो गया। अब कैसे? दो के नीचे हलंत लगाए ध। अग्र, अब अ लिखा जाता है। पहले ख ऐसे लिखा जाता है, अब ख पूरा ऐसे लिखा जाता है। भक्त ऐसे, पहले झ ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है। अंत इस तरह से, अब ऐसे। संबंधित से, अब ऐसे। नहीं इस तरह से, ये। तो ये जो अब हम आनक हो गए और मानक रूप कौन से हो गए? ये हो गए। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अब देख लेंगे बेटा बोली, कि बोली किसे कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है बेटा? बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। ठीक है। इसे सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती। ठीक है। तो बोली क्या हो गई? भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसमें सामान्यतः साहित्य रचना नहीं होती। इसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषाओं में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। जैसे अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इसका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। ठीक है। राजस्थानी की कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाड़ी, मराठी, है ना, मालवी। समझ रहे हो आप लोग? तो आपको समझ में आया उपभाषा क्या है? बोली का क्षेत्र जब बढ़ जाता है तो वो क्या बन जाती है? उपभाषा। और उपभाषाओं में क्या होता है? उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। ठीक। हिंदी में 5 वर्गों में बांटा गया है। किसको? उपभाषाओं को और उनकी बोलियों को। पश्चिमी हिंदी, इसमें ब्रज, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी आती है। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी। मगधी में मगधी, भोजपुरी और हंगिका। ठीक है। ये जो है हिंदी की 5 उपभाषाएं और इनकी बोलियां। अब देख लेंगे बेटा लिपि किसे हम बोलेंगे। ठीक है। लिपि का अर्थ है लिपना। बच्चों जैसे कि हम अब पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य ने जो है अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए चित्रों द्वारा किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया? कुछ ध्वनियाँ उच्चारित की। तो हम लिपि किसे बोलेंगे? उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लिपि। ध्यान रहेगा, उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लिपि। और ये यहाँ पे आपके पाठ में कुछ जो है भाषाएं दी गई और उनकी लिपि, जैसे संस्कृत की देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी, कश्मीरी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, बोडो देवनागरी। ठीक है। अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और बंगाली की बांग्ला। ठीक है। ये जो है भाषाएं हैं और ये इनकी लिपियां हैं। ठीक है। तो अब आप लोग जो है अच्छे से समझ चुके हैं कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। ठीक है। अब देख लेंगे बेटा कि व्याकरण किसे कहेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप प्रयोग करना का ज्ञान कराता है। ठीक है। अभी आप लोगों ने भाषा तो देखी, लेकिन भाषा का शुद्ध रूप क्या होगा? ठीक है। तो उस ज्ञान को हम कहेंगे व्याकरण। और व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये आगे के पाठों में जो है आप लोगों को ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ व्याकरण समझ लेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने का ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ठीक है।
ये चैप्टर का आपका, इस पाठ का आपका पुनः रिवीजन हो गया है। ठीक है, अब जो है इससे संबंधित आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे वो आपको व्हाट्सएप पे अपलोड करने हैं। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से अपने जो है इस पाठ को तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।